नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो वरिष्ठ पत्रकार और एक सोशल वर्कर, एकलव्य सिंह जयपुर से और धीरेन्द्र पुंडीर दिल्ली से जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार। प्रणाम सर, आप दोनों को और आपके दर्शकों को। धीरेन्द्र जी, पहले आप ही के पास आता हूं। राहुल गांधी को सपना आया है कि मोदी जी की सरकार अगले 1 साल में गिर जाएगी, और ये इसलिए गिर जाएगी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, लोगों में भारी असंतोष पैदा होगा। यानी वो सपने देख रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे, कि ऐसा कुछ होगा, मोदी जी की सरकार धड़ाम से गिरेगी और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जी दरअसल सर, आज आपने बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया। आज मैं हंस रहा था क्योंकि ग्वालियर में अभी 3-4 दिन पहले अचानक क्या हुआ कि एक वीडियो वायरल होता है और उस वायरल वीडियो में एक बाघ घुस गया है शहर में। पूरा शहर का प्रशासन, पुलिस सब लग गए, सब लोग, बाघ शहर में आ गया और सब ढूंढ रहे हैं इधर उधर। और फिर जब उसको चेक किया गया, तीसरे चौथे दिन तक कोई ना कोई बैठा था एकलव्य सिंह जैसा कि भाई ये देख तो लो ये एआई जनरेटेड है या नहीं। और आखिर में पता चला कि वो एक वन रक्षक है, उसने एआई जनरेटेड वीडियो डाल दिया। तो देखिए, सिस्टम तो पूरा एक्टिव हो गया। वो बाघ था या नहीं था, वो तो ये सवाल हुआ। अब उसकी जांच के बाद ये पता चला कि साहब ये तो जो है उसके खिलाफ खैर कार्रवाई होगी, लेकिन इस 3 दिन तक वो शहर इसी तरह से घूमता रहा। उसके बाद फिर मुझे याद आता है कि एक एजाज खान था जो चुनाव लड़ा था, उसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर थे और शायद 7 या कुछ थे। मुंबई में वो अजब अजब झगड़े वगड़े करता रहता है, चूंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता, लेकिन मुझे इसलिए वो याद रहा क्योंकि हम लोगों का काम चुनाव का है। तो जानते हैं उसको 149 या 150 वोट मिले थे और शायद उसकी पत्नी का वोट नहीं था, ये पता चला उसमें भी जो उसको मिला। तो ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां नक्शों को ही नारायण दिखता है वाली कहानी के साथ जुड़ती है। ये राहुल गांधी को अचानक रात में कोई स्वप्न आ जाता है और वाकई सुबह उसको यकीन हो जाता है। अच्छा, चूंकि कोई राजा नंगा है कहने के लिए तो कोई बच्चा बचा नहीं उस पार्टी में। वो एक बाल बुद्धि के साथ मिलके लगे हुए हैं। वो जो आप ये सोचिए, एक पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा हो, जब कर्नाटक पे सवाल किया जा रहा हो कि इस फैसले, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, इस पे तो राहुल जी तय करेंगे। हाईकमान तय करेगा। हाँ, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं। तो राहुल गांधी, वैसे जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि राहुल गांधी को कौन आदमी ये खबर देता है रात में। भाई राहुल गांधी तक रात में कौन आता होगा? या तो खाना बनाने वाले आते होंगे, या तो खाना देते होंगे, या वो देने। और कभी वो, मुझे तो नहीं लगता सार्वजनिक, कभी मैंने नहीं मानता हूं कि उनको कोई नशा वशा या कुछ ऐसी चीजें, मुझे लगता है कि वो, क्योंकि कौन आदमी आता है, सीआईए का डायरेक्टर उनको फोन करता है, आईबी के डीआईबी उनको फोन करते हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस का हेड करता है, कौन उनको ये करता है कि ये होगा? दरअसल आज जो है एक कॉल दी गई थी, जर्मन कॉकरोच ने एक कॉल दी गई थी तमाम लोगों ने, और उन्होंने ये तय किया था कि वो बेंगलोर में आज विरोध प्रदर्शन करेंगे सड़कों पे, मतलब फिजिकली उतरेगी। और इसके मास्टरमाइंड, क्या नाम उसका है, मैं दीप के या कुछ है, मैं उसको देखता भी नहीं हूं बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने उसको, जब वो शुरू में आया था तो मैंने उसको ट्विटर पे फॉलो किया था कि जरा देखें तो कि कौन लोग हैं जो कॉकरोच को अपने घर में लाना चाहते हैं। आज तक दुनिया में सर, मतलब सांप को भी हम सुबह, मैंने बचपन में देखा एक सांप, सुबह जब मैं छोटा था तो हम लोग बहुत कांप के, सुबह सर्दी में सांप का बच्चा छत पे आ गया था। तो आपको मालूम है सर्दी में मर जाते हैं, वरना हाइबरनेशन में रहते हैं। तो पूरे मोहल्ले की महिलाएं दूध लेके आ गई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सांप है तो काटता है। तो आपके जीवन में, और फिर हमने जब बड़े हुए तो पढ़ा कि सांप जो है किसानों का मित्र है, क्योंकि चूहों को खाता है, ये सब खाता है। लेकिन मैंने इतने पूरे जीवन में आज तक कभी नहीं पढ़ा कि काकरोच किसी का मित्र है, किसी का नहीं पढ़ा। दुनिया की किसी भी धार्मिक उसमें, किसी भी उसमें मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि कॉकरोच किसी देवी देवता या किसी के साथ एसोसिएट किया गया। कॉकरोच जब भी दिखता है, बेगोन स्प्रे एड आते हैं 40, रोज 40 ऐड हम देखते हैं रोज टीवी पे, कि देखते ही मारना है कॉकरोच, रुकना नहीं। वेक्टर है वो बीमारियों का वेक्टर है। अब ये समझिए कि जिस पार्टी को इस बात की समझ में नहीं आ रही है कि लोग अगर
काकरोच बन रहे हैं। मैं हमेशा जिंदगी में ये मानता हूं सर कि नाम वो चीज है। ये मुझे एक मैं जब एक डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज साहब का एक इंटरव्यू ले रहा था, शिव नारायण सिंह या सब नाम था, मैं आज तक याद रखता हूं। उन्होंने कहा था कि नाम बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा सर ये तो वैसे, उन्होंने कहा कि नहीं, नाम वो पहली चीज होती है जो माँ बाप को भी बारे में समझा जाता। फिर उन्होंने मुझे उदाहरण दिए कि साहब पहले आपके यहाँ नाम होते थे खचेड़ू, सांटा, बाजा, इसी तरह के हुआ करते थे, साथ याद होगा सर, कलेक्टर सिंह, नकली सिंह, ये सब नाम होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो परिवार के परिवेश थे वो इसी तरह थे। आज आप देखते हैं 1 महीने पहले कपल सोचता है, किताबें लाता है कि मैं क्या नाम रखूंगा, क्योंकि नाम पूरे उसको आपके कैरेक्टर को बताता है। आप कांकरोच नाम रख रहे हो और इस देश को कांकरोच समझ रहे हो। आप ये सोच के देखो, राहुल गांधी उन्हीं कांकरोचों के आधार पे ये कह रहा है कि इस देश में क्रांति हो जाएगी। वो रात दिन क्रांति की तरह होता है। मैं उसको पढ़ा तो पंचतंत्र में था, लेकिन यहां मैं सुनाना नहीं चाहता। वृषकेतु नाम के बैल के पीछे एक सियार इसीलिए भागता रहता है कि अब ये पक्के इसका वो गिर जाएगा पूरी जिंदगी, और वो पीछे पीछे भूख में मर जाता है कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, ये लाल फल हो चुका है, अब ये गिरने वाला है। तो वो तो कभी नहीं हुआ। तो राहुल गांधी को रात को जो सपने आते हैं वो उनको सुबह उनके जो वो कहते हैं, जो उनके प्रवक्ता है पार्टी के, जिन्होंने बदतमीजी में सिद्धहस्तता हासिल कर ली है, उसके एक अध्यक्ष हैं जो गालियां देते हैं देश के पीएम को, माफिया टर्न पॉलिटिशियन, जिसको जो एबीवीपी से निकल के आया हुआ है, जो रात में सुबह उठ के गाली देने लगता है। तो आप ये सोच के देखिए उस पार्टी के अध्यक्ष की इस बात पर सिवाय उस मंडली के कौन यकीन करेगा। मैंने बहुत बार देखा है, आपने देखा होगा सर, और एकलव्य भी देखे होंगे कि आला गाई जाती है या कुछ गांव में जो होता है, तो उसमें जो मेन गायक होता है वो कहता है हाँ, तो एकदम सारे नहीं देखा आपने, एकदम ताबले बोले हाँ 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 तुरंत शुरू होता है। राहुल गांधी उसी तरह में बदल गए। उनकी बात को इसलिए सिंसियर मत लीजिए। अगर आप उनको बहुत ज्यादा सिंसियर लेते हैं तो मुझे कई बार लगता है कि दर्शकों को भी बाद में दिक्कत होती है कि यार ये राहुल गांधी है या काकरोच पार्टी का नया अध्यक्ष बना है, ये देखना पड़ेगा। जी तो एकलव्य, आपको कोई गणित समझ में आता है क्या? अब एक समीक्षक हैं, मित्र हैं हमारे, वैसे तो पुराने, कांग्रेस वो भी कवर करते थे, मैं भी कवर करता था जब अमर उजाला के नेशनल ब्यूरो में था, वो पाइनियर की तरफ से कवर करते थे। रशीद किदवई, जिनकी 24 अकबर रोड किताब काफी चर्चित रही है, वो आज एक चैनल पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई 2004 में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी पहली, तो कांग्रेस को मिनिमम 145 सीटें तो आई थी ना। तो अगर कांग्रेस को मान लिया वामपंथियों के सहयोग से, समाजवादी पार्टी के सहयोग से, आरजेडी के सहयोग से, बसपा के सहयोग से, हालांकि बसपा की अब सीटें नहीं है, आरजेडी की नहीं है, वामपंथियों की भी नहीं है, तो कम से कम कांग्रेस की अपनी तो 150 के आसपास हो। तो इनका तो बैंड बजा पड़ा है। इनका पूरे उत्तर भारत में कहीं से कोई गुंजाइश है क्या? कुछ सीटें हैं क्या इनके पास? कहीं कुछ नहीं है। 5 सीटें 2024 के चुनाव में हरियाणा में आई, 6 सीटें उत्तर प्रदेश से आई, बाकी बंगाल में 2 थी, वो बहरामपुर वाली घट गई, 1 रह गई। तो उत्तर भारत में तो एकदम लगभग सुपड़ा सा ही साफ है इनका लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में, और आपके राजस्थान में कुछ सीटें आई थी शायद। तो ये किस बेस पर इस तरह के सपने देख रहे? और इस तरह का सपना इन्होंने सुनामी का, आर्थिक सुनामी का सपना कोविड टाइम में भी देखा था वैसे। देखिए सर, ऐसा है कि अभी धीरेन्द्र जी ने जो इतनी सारी बातें बताई, आपने भी अभी कई तथ्य रखे, तो इसका निष्कर्ष ये है कि एक बात तो सही है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1 वर्ष में मोदी सरकार गिर जाएगी। बस ये है कि उसके बाद राहुल गांधी जी की नींद टूट जाएगी। ये है सर इसका निष्कर्ष। अब देखिए सर, समस्या क्या है कि जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, इनकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे राजस्थान में एक खास प्रकार के मौसम वैज्ञानिक होते हैं सर। वो फरवरी के एंड में और मार्च के शुरुआत में बोलने लगते हैं कि इस बार तो बड़ी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, लोग जल के राख हो जाएंगे, पूरी तरह से राख हो जाएंगे एकदम।
फिर सर हर वर्ष की तरह ज्यादातर हमारे यहाँ ये जो अभी फेज चल रहा है मई जून में यहाँ पे 45 पार हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था। तो हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी हैं सर, वो राजनीति को मौसम ही समझ बैठे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑयल क्राइसिस है उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आने की चांसेस हैं, इसको मोदी सरकार सह नहीं पाएगी और जनता सह नहीं पाएगी। मोदी सरकार से विश्वास उठ जाएगा, उनके सहयोगियों का विश्वास उठ जाएगा और मोदी सरकार गिर जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, देखिए राहुल जी का तो जो मतलब मानसिक संतुलन है वो हम 2014 से देख ही रहे हैं। अब सर एक हमारे यहाँ ये क्यों इनको हौसला इतना मिल जाता है कि एक हमारे यहाँ सर विशेष प्रकार का बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनको मैं व्यक्तिगत बुद्धूजीवी कहता हूं सर। वो सर उनके साथ क्या समस्या है कि वो आम व्यक्ति की सहज बुद्धि को इस तरह से आंकते हैं कि जो हमारी जनता है वो कोई 2 3 4 रुपए प्याज टमाटर और पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो सरकार को गिरा देगी। वो अभी भी 1980 1990 में ही जी रहे हैं सर। वो ये समझते हैं कि जनता ये परिकल्पना ही नहीं कर पाएगी कि एक ऐसा वैश्विक संकट जिसमें चाइना में 37% दाम बढ़ गए हैं, यूएसए में 44% दाम बढ़ गए हैं, वहां पे मोदी सरकार ने जहां 4 वर्ष में 1 रुपया दाम नहीं बढ़ाया, वहां अगर 5 7 रुपए की वृद्धि हो गई है तो कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। और ये एक वैश्विक संकट है सर। मतलब सच्चाई ये है कि ये हमारे कारण नहीं हो रहा है जो हो रहा है। तो हमारी जो जनता है इन फैक्टर्स को कंसिडर करने के लिए उनके पास बुद्धि है ही नहीं। तो ये जो बुद्धूजीवी वर्ग है सर, इनको ऐसा लगता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि राहुल जी की जो अभी आप बात कर रहे थे कि एक तरफ तो वो मोदी जी की सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सर दूसरी तरफ जो मतलब सारे समीकरण दिखाई दे रहे हैं, अभी धीरेन्द्र जी बंगाल की बात कर रहे थे, आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने दूसरी पार्टियों में अभी राज्यसभा में होते हुए देखा, कहीं मोदी सरकार पे गलती से कोई संकट आ जाए तो टीएमसी के एमपीज नहीं ज्वाइन कर लें, कुछ बीजेपी को और सशक्त नहीं कर दें लोकसभा में। उसी तरह से अभी आपने ये भी देखा होगा सर कि रिसेंटली रायबरेली गए हुए थे तो वहां पे उन्होंने नारा लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी गद्दार है। अब सर इन्होंने टीवीके को सपोर्ट करके जिस तरह से डीएमके के साथ गद्दारी करी है, कहीं डीएमके भी एनडीए के सपोर्ट में नहीं आ जाए। तो राहुल गांधी जी कह तो रहे हैं कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वही ऐसे समीकरण बना रहे हैं जिससे कि वो मतलब बीजेपी की सरकार और सशक्त होते हुए दिख रही है मुझे तो कुल मिला के सर इसका मेरे लिए तो निष्कर्ष यही है कि अच्छा सर, आपको एक इसका ना एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये राहुल गांधी जी ऐसी, अभी मैं एक टीवी डिबेट पे गया हुआ था सर 1 2 दिन पहले, तो वहां पे एक चर्चा उसमें ये चालू हो गई कि ये राहुल गांधी जी का ये ग्रास रूट कनेक्ट की क्या प्रॉब्लम है कि उनको समझ में ही नहीं आता भाई कि वो गद्दार बोलेंगे प्रधानमंत्री को तो नीचे वो जनता कैसे रिसीव करेगी। तो मैंने एक बात बताई सर कि वैसे तो मेरी जो विचारधारा है वो बड़ी स्पष्ट है, लेकिन हम लोग जब टीवी का डिबेट खत्म करते हैं ना सर, तो उसके बाद जब हम लोग बैठकर कॉफी पीते हैं तो मैं ज्यादातर कांग्रेस के मित्रों के साथ बैठता हूँ। उसका कारण क्या होता है सर कि उस समय जो अनऑफिशियली हम लोग बातें करते हैं ना, उस समय जो तर्क या तथ्यों पे बातें करते हैं, तो जब कांग्रेस बीजेपी वाले तो जो सर उनके पक्ष में पड़ता है तो मुझे यही बोलते हैं, अरे एकलव्य जी बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया मतलब बोला। लेकिन कांग्रेस वालों से सर जब तथ्य और तर्क पे बात होती है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे लगता है कि यार इस पॉइंट पे कहीं मेरी कोई कमी तो नहीं रह गई। अब राहुल गांधी जी के जो दरबारी चाटुकार हैं सर, वहां पे कल्चर कुछ इस तरह का है कि राहुल गांधी जी जो भी बोले वहां पे उनको उनके जो ये दरबारी चाटुकार हैं वो यही समझाते हैं कि अरे सब बहुत बढ़िया बोला आपने, तो पेल दिया आज नरेंद्र मोदी को, सही, आप ही सही कर सकते हो इसको, बहुत सही, जनता एकदम एक्साइटेड है आपके लिए। और हो ये रहा होता है कि जनता के ग्रास रूट पे ऐसे स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट, इन्हीं के अगेंस्ट आक्रोश तैयार हो रहा होता है। जो सर जैसे मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ सर, उसमें मतलब एक जो आप जिसे कह सकते हो कि
जो सो कॉल्ड फेंस सिटर्स होते हैं या बीजेपी के भी जो मॉडरेट सपोर्टर्स होते हैं, उनने इस बात पे सर बड़ा आक्रोश जताया। मैंने देखा कि कई लोगों ने तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग भी कर दी। अब क्या, और ये ऑब्वियस है सर, जब सरकार में कहीं कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो जनता में आक्रोश होता है, और ऑपोजिशन के पास सर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आप उस को भुना पाओ, जैसे कहते हैं। लेकिन ये जैसे ही ऐसा कोई मुद्दा चलने लगता है तो सर राहुल गांधी जी, ये मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आके उल्टी सीधी चीजें देते हैं। और जो थोड़ी बहुत विपक्ष के लिए सिंपैथी बनती है उनके जनता के मुद्दों को चलाने के लिए, वो भी वहीं पे चकनाचूर होके खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के मुझे तो ये लगता है सर, राहुल गांधी जी के जो ये कृत्य हैं। धीरेन्द्र जी, हमने देखा था जब भारत और अमेरिका के बीच में तनातनी चल रही थी टैरिफ को लेकर के, तो डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ाने के लिए, लेट डाउन करने के लिए कुछ कुछ बयान दे रहे थे। एक बयान उन्होंने झोंक में ये भी दे दिया था कि डेड इकोनॉमी है। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उनके पीछे खड़ी थी पार्लियामेंट के परिसर में, और उन्होंने कैमरों पर आकर के कहा था मीडिया कर्मियों से, आपको पता नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? ये तो नरेंद्र मोदी और सीतारमण को छोड़ करके बाकी सबको पता है। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप का स्पीकर खोल करके नया बयान उनके विदेश मंत्री ने सुनवा दिया पूरे भारत को भी और दुनिया को भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भारत को बहुत प्यार करता हूं और नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो अब ये राहुल गांधी की क्या रह गई, मतलब दो कौड़ी की कर दी एक तरीके से। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या अब कांग्रेस में राहुल गांधी ने खास तौर से ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस देश की जनता तो उनको चुनने वाली है नहीं, इसलिए हर संकट में ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि बस अब सरकार गिरी तब सरकार गिरी और शायद बिल्ली के भाग से छींका टूट जाएगा? दरअसल मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है उनको ये अभी तक एहसास नहीं हो पा रहा कि देश की जनता उनको चुनना नहीं चाहती है। ये एहसास जब नहीं होता जब आप एक किसी ऐसी जगह में रहते हैं जो आपको आसपास के लोग सच्चाई से, एक तो राहुल गांधी को जब भी मैं देखता हूँ बहुत ही, और चूंकि आपको मालूम है, दर्शकों को मालूम, मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि जब वो आदमी पहली बार संसद में बोले तो मेरी स्टोरी को बोले, मेडन स्पीच संसद की उनकी रिकॉर्ड में है, धीरेन्द्र पुंडीर की स्टोरी के साथ है, तो मुझे हमेशा याद रहेगा। 2004 में जब वो शाहजहानपुर में पहली बार बोले मैं चुनाव लड़ूंगा, या चुनाव में तब भी हम लोग वहीं थे, मैं उस समय आज तक में था, तो उस समय वो सारी चीजें थी। तो मेरे लिए तो वो आदमी हमेशा से जो है एक वो रहा कि भाई ये आदमी का पॉलिटिकल वो किस तरफ जाता है तभी। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके आसपास बचपन से, जब से उनकी दादी की हत्या हुई, उनके पिता नहीं रहे, आप ये देखिए उनको कभी भी इंडियंस उसके साथ कभी घुलने मिलने नहीं दिया, क्योंकि एक राज परिवार का बच्चा है, राजा है, उसको राजा बनना है। आप उसको चाहे कहीं रखिए, जैसे महाराजा दिलीप सिंह अमेरिका वहां रहते रहते ब्रिटेन में ही रह गए, तो उनको पता ही नहीं रहा, तो महाराजा दिलीप सिंह ही रहे, हम लोग दिलीप ट्रॉफी भी खेलते रहे, लेकिन वो कितना जानते होंगे सिखों के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता। तो उसी तरह से राहुल गांधी भारत के बारे में कितना जानते हैं, ये उनको, हालांकि उन्होंने शुरुआती सिलेक्शन देखी आप किस तरह से, चूंकि वो किताब से भारत को पढ़ रहे थे, वो मीनाक्षी नटराजन को किसी भी कांग्रेस के घाघ पॉलिटिशियन से ज्यादा बेहतर मान रहे थे। वो ये मान रहे थे कि प्रदीप जैन, आपको पता है कहीं प्रदीप जैन नाम सुना है, कहीं कहाँ है? वो उसको मान रहे थे कि यूपी का बहुत बड़ा नेता बनने जा रहा है, भविष्य इसी का है। चूंकि वो कॉपी बुक स्टाइल में, ये देश इतनी विविधताओं में है, अभी ये एक होता हुआ दिख रहा, ये देश इतनी विविधताओं में है कि आपकी भाषा बोली तो बहुत दूर की बात है। जब हम लोग जाते थे तो वहां नागालैंड में लोग पूछ लेते थे कि यू आर इंडियन। ये देश इतनी विविधताओं में था, तो वो राहुल गांधी उसको एक डंडे से हाँकना चाह रहे थे, वो मुझे लगता है उनकी समस्या है। और जब कल अगर आप एक ऐसे आदमी पर, चूंकि ट्रंप पर अब अमेरिका भी कंफ्यूज है, हमको मालूम नहीं भाई उनके देश ने उसको चुना, वो नहीं जाने। और मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स को बस इंडियन अखबारों से पढ़ता हूं या उनके लिखे गए अखबारों से पढ़ता हूं,
और इतने साल आप भी मुझसे तो बहुत सीनियर एडिटर रहे और मैं भी एडिटर रह ही चुका, चैनलों का हेड रह चुका, तो हमको मालूम है ये जो लिखने वाले हैं ये कौन है। बिल्कुल। जैसा जिसका मुझे अक्सर याद रहता है कि किस पर यकीन कीजिए, यकीन का क्या है, हमको पता है हमारी आस्तीन में क्या है। तो इन लिखने वालों का तो हमको पता है ये कौन लिखता है। तो मुझे नहीं मालूम वहां का देश क्या सोचता है, लेकिन हमको हिंदुस्तानियों को, हमारे पॉलिटिशियंस को ट्रंप के किसी भी बयान पर रिएक्ट करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ट्रंप के आधार पर बेस्ड थी, क्योंकि उनको लग रहा था उस दौर में कि ऐसा ही रहेगा। जब तक ट्रंप अच्छा बोल रहे थे तब नहीं। अब कल जब दूतावास में ट्रंप ने अपने राजदूत सर्जियो गौर को उस समय फोन किया था और स्पीकर ऑन करा के कहा, आई लव इंडिया, आई लव प्राइम मिनिस्टर, मोदी महान है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, तब उस हिसाब से जब डेड इकोनॉमी थी तो राहुल गांधी को फैन होना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री का। लेकिन राहुल गांधी, मुझे अब ये लगता है कि कई बार ये लगता है कि राहुल गांधी वास्तविकताओं को स्वीकार करने के योग्य भी नहीं है, मतलब एक भारतीय उसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको वो चीज समझ में नहीं आती। वो ये समझ नहीं रहे हैं कि आप अगर आप प्रधानमंत्री को गाली देकर, आपका अवतार देखिए कैसे होता है। आप जब गुजरात में जाते हैं तो जनेऊ पहनते हैं, मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय तो 2 महीने गुजरात में था, घूम रहा था, और कांग्रेस के काफी बड़े नेता थे जिन लोगों से मेरी बात भी होती थी, और मैं बल्कि नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे, मतलब वो चूंकि मुझे बहुत पहचानते थे, राजस्थान के ही है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे पकड़ लिया कि आओ बाबू साहब आप अंदर आओ, मतलब हुकुम बना बोलते हैं ना, तो वहां राजस्थान वाले लोग, तो उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाओ, पर्सनल जैसा होता है। तो मैं भी बैठ गया। एक राजस्थान के बोर्न जो वहां गुजरात में वो करते थे पत्रकारिता, वो भी बैठे थे, और अचानक उन्होंने शुरू करके बताना शुरू किया कि ये राफेल में ये बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो मुझे लगा कंफ्यूजन हो गया। हमने कहा राफेल में ये कैसे बर्बाद हो जाए? तो कहने लगे नहीं साहब बहुत बड़ा खेल है। तो मैंने कहा यार होगा। खैर मैं जब रिजल्ट से पहले दिन फिर उनसे टकरा गया, मतलब ये रिजल्ट होता है ना सर, एक दिन पहले, मतलब चुनाव के बाद अगले दिन रिजल्ट होना था और उससे पहले दिन सन्नाटा होता है, पत्रकारों के पास कुछ होता नहीं है, क्या करे, कल तो रिजल्ट आना है। तो मैं होटल से निकल के ऐसे ही चला गया, पीछे ही कांग्रेस का दफ्तर था, जो कांग्रेस का मेन दफ्तर है गुजरात प्रदेश कम्युनिटी। तो जैसे ही मैं चला वही बाबू साहब टकरा गए। उन्होंने कहा कि अरे नहीं मेरे साथ चलो। तो हम उनके साथ चलने लगे गाड़ी में बैठ के, मेरा कैमरामैन पीछे चल दिया, और राजस्थान के बड़े नेता अभी भी बैठे, अभी भी बड़े हैं, तो चलते हुए मुझसे कहने लगे कि भाई क्या लग रहा है धीरेन्द्र जी? तो हमने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी या सत्ता में आ रही है, ये 95 to 100 होगी। ये उस समय की बात है जब इससे पिछले चुनाव में जब अमित शाह से बहुत नाराजगी थी उस वक्त। हाँ। गुजरात में भी देख रहा था तो उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र जी आपकी आंखों पे तो है ना बीजेपी का चश्मा चढ़ गया, और ना आप एक अच्छे पत्रकार थे। तो मैंने हंसते हुए कहा कि आप अच्छे पॉलिटिशियन थे अगर आपको जनता की नब्ज पता होती, मुझे किसी से क्या लेना देना। आपने मुझसे पूछा मैं मेरी बात कहूं या सबकी बात आपके मुंह पे खुश करने की? तो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अब खुश करने वाले लोगों की जरूरत है। मैं इस बात के साथ जोड़ रहा हूं। जब आप ये तब आती है जब आपके लीडर्स को सच सुनने का हौसला खत्म हो जाता है। गुजरात, यहां जब बंगाल में लगातार, आप जानते हैं बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी इस चुनाव में, जो मेरी आपसे डिस्कस भी हुई थी। लोगों ने कहा, ड्राइवर से लेके नेता तक ने कहा कि मोदी ममता एक है, इससे टकराना है। ये हर आदमी की जबान पर था, बीजेपी के आदमी की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने इस बात को सुना और इसको रेक्टिफाई किया। ये होती है, ये जीवंत नेता वो नहीं है जो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टी हमेशा रहती है। क्योंकि एक हाउस द माइटी फॉल एक किताब है कॉलिंस की, बहुत ही, मतलब जब ये दुनिया की सारी कंपनीज गिरी थी 2008 में, तो एक स्पेशल प्रोजेक्ट में वो एक ग्राफ बनाता है। मुझे वो ग्राफ बहुत पसंद है, जिसमें वो कहता है कि जो 5 फेज होते हैं, जो पहला फेज होता है इनोवेशन का फेज होता है, और जो 5वां फेज किसी कंपनी के खत्म होने का होता है, अपने ही इनोवेशन के खिलाफ खड़े हो जाने का है। राहुल गांधी जब शुरू में आए तो अपने इनोवेशन के साथ थे। ये भले ही नेता बाद में फेल हुए हों, लेकिन एक इनोवेशन था, और वो बाद में अब उसी इनोवेशन के खिलाफ हो गए। आप देखिए वो उन्हीं लोगों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि साहब मैं वेणुगोपाल को ही रखूंगा। आखिर में सतीशन आए, तो आपके हमारे पास ये कहने का आधार हो गया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से पिछड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ेंगे, हमारे पास थोड़ी, आप मेरे साथ राहुल गांधी थोड़ी, अगर वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो यार आप ही कौन सा मेरे साथ घूम रहे हो, ऐसा बहुत सारे रिपोर्टर कह सकते हैं।
तो इसीलिए हम सिर्फ किनारे पड़ते हैं। मुझे सिर्फ यही लगता है कि राहुल गांधी वास्तविकता से कटे हुए थे और उनके नेताओं ने खुश होने के लिए उनको और झूठ बोलना शुरू कर दिया कि जो आपने गद्दार कहा है वो हर आदमी ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि पीएम भी गद्दार है, एचएम भी गद्दार। उनको ये लगने लगता है। और मुझे पता नहीं वो घर देखते हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव दर चुनाव रिजल्ट उनको बता रहा है कि जिस केरल में उनकी आंधी आनी चाहिए थी, उस केरल में वो 61-62 सीटों पर है, 63, जो आधे मार्क पे नहीं है। आप आज की डेट में जब आप ये कहते हो, आप ये सोचिए सारा रिजल्ट आपके सामने आ गया। ए.के. एंटनी ने 2014 के समय जो कमेटी बनी थी, पहला वर्ड कहा था कि हम अल्पसंख्यकों की तरफ झुके हुए ज्यादा दिखाई दिए। कल वो आदमी जो अभी 5 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह पिटे हैं, जिस राज्य में आए हैं, बैसाखी पे आए हैं, वहां वो ये कह रहा है अल्पसंख्यकों के उसमें कि आपको सारी समस्याएं जब आपके साथ होती हैं तो आप उसको अल्पसंख्यक मत बताइए, आप मुस्लिम बताइए। आप समस्या को, ये 1906 में जब ढाका में बनी थी, जब 1906 ढाका में मुस्लिम लीग बनी थी, तो उसके चार्टर में एक वर्ड था कि आपको मुस्लिम की तरह रिप्रेजेंट करना है। अब मुझे मालूम नहीं कि इसने वो सोचा या नहीं, लेकिन आप ये समझ नहीं रहे कि आप कह क्या रहे। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल सही बात है। और आखिर में जरा एकलव्य की एक राय ले लें। राहुल गांधी को नेता कौन कौन मानने को तैयार है? अगर वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी मानेंगी क्या? केजरीवाल मानेंगे क्या? या अखिलेश यादव अपने पिता की तरह उनसे कहेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ और मुझे डिफेंस मिनिस्टर बना दो? कौन कौन है जो उनको वर्ण करने को तैयार हैं, उनको दूल्हा बनाने को तैयार हैं? क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में ही बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार पार्टी को छोड़ करके गए हैं, यानी अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही है। और इनको लगता है कि इतनी मजबूत पार्टी का नेता जो राज्य दर राज्य चुनाव जीत दर्ज करता जा रहा है, उसकी सरकार बड़ी आसानी से गिर जाएगी। लोग सड़कों पर आएंगे और इनको घोड़ी पर चढ़ाएंगे, सेहरा पहनाएंगे और ये फटाक से प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ले लेंगे। देखिए सर, मैं ऐसा समझता हूँ कि मोदी जी जो पिछले 12 वर्ष में जो सबसे बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं ना, वो यही है। हम अक्सर क्या है कि आंकड़ों की बात करते हैं या बड़े निर्णय की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान को घर में घुस के ठोक दिया, 370 हटा दी, 10 करोड़ आपके मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिए, 12 करोड़ शौचालय बना दिए, 14 करोड़ घरों में नल से जल दे दिया, 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दे दिए। लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीतिकली साइलेंटली अचीव होती हैं। अभी आपने जो नाम लिए सर, मैं आपको बताऊं कि वंशवाद की एक फितरत होती है सर। ये जितने भी नाम थे ना, आप चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, आपके उद्धव ठाकरे हो, और अभी रिसेंटली देखा जाए तो स्टालिन और अभिषेक बैनर्जी हो। 2014 के बाद से सर अगर आप देखेंगे जो जिस तरह से चुनाव हुए हैं, जनता ने सर इन वंशवादियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, बुरी तरह से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है सर। और जैसे हमारा एक सिविलाइजेशनल नेशन है सर, जिसमें प्रभु श्री राम को हम अपने देश का प्रतीक मानते हैं, हमारी सभ्यता का प्रतीक मानते हैं, तो उसी तरह से इस देश की जनता राहुल गांधी जी को वंशवाद का प्रतीक मानती है। तो सबसे बड़ी डेंजर जोन में जो है वो स्वयं राहुल गांधी जी हैं, और ये जितने बाकी वंशवादी हैं ये स्वयं अपने आप को राजा समझते हैं सर। तो एक बात मैं जरूर मानूंगा सर कि कहीं ना कहीं इसमें एक रणनीति तो दिखाई देती है कि जिस तरह से बंगाल में अभी राहुल गांधी ने ममता के साथ किया, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक मंशा रही होगी कि अगर वहां से टीएमसी जाती है तो बीजेपी का एक जो कैरेक्टर है सर कि जब वो अच्छा गवर्नेंस देती है, और बंगाल का अपने आप में जो कैरेक्टर रहा है, वहां से जो पार्टी जाती है वो लगभग खत्म ही हो जाती है। तो अगर वो खत्म होती है तो शायद कांग्रेस को कोई ऑपोजिशन में स्पेस मिले, और उससे अगर कांग्रेस सशक्त होगी तो शायद सेंटर में उसकी दावेदारी बढ़ेगी। लेकिन एक बात पक्की है सर कि राहुल गांधी जी को भारत की जनता नहीं, उनके ये जो सो कॉल्ड
इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स हैं, वो भी उनकी क्योंकि उनमें से कुछ लोगों में सर दिमाग है, मतलब उन्हें उन्हें तो पूरी तरह से इस बात का आभास है कि जिस दिन राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट कर दिया गया मोदी जी के अगेंस्ट एक संयुक्त विपक्ष के नेता की तरह, तो ये जनता के लिए वो एक मुद्दा अकेला होगा इस पूरे इंडिया ब्लॉक को हराने के लिए। तो कुल मिला के सर आपने जो प्रश्न पूछा उसका तो यही बात है। धीरेन्द्र जी, किसी को मैसेज तो नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी ऐसे ख्वाब दिखा करके? देश के बाहर किसी को मैसेज देना चाह रहे हों, देश के भीतर देना चाह रहे हों? क्योंकि अभी फलता के चुनाव में मुस्लिम वोट छिटक चुके हैं ममता बनर्जी से। उन्होंने वामपंथियों को वोट दिए हैं, उन्होंने कांग्रेस को थोड़े से वोट दिए हैं, पर ममता बनर्जी से छिटक गए। तो कहीं मुसलमानों को खुश करने के लिए या बाहर बैठे हुए शुभ चिंतकों को मैसेज देने के लिए तो इन्होंने ये बयान नहीं दाग दिया? देखिए, बाहर के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी भी हम लोग इसमें रहते हैं कि भाई ठीक है, आपका जो भी आइडिया है आपका आइडिया होगा। अभी हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप उसके खिलाफ जाएंगे एक इथोस के। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत रेस्पेक्ट, लेकिन जो एक आइडिया उनका बच गया, अगर हम उसको देखते हैं, मैं आज सुबह इसी पर देख रहा था कि कर्नाटक में ये सरकार 52 मुकदमे वापस लेती है, जिसमें 7 मुकदमे आनंद में है, जो चैतन्य राघव प्रभु के शिवलिंग पर जिन लोगों ने मैला फेंका था शिवरात्रि के दिन, वो मसायख के दरगाह में। चूंकि दरगाहें हमको सबको मालूम है कि कोई भी दरगाह का वजूद नहीं है जो मंदिरों को तोड़ के नहीं बनाई, अगर पुरानी है, और जो नई दरगाह है उनके नीचे हड्डियां नहीं है, उनमें हरी चादर है, ईंट है। तो इसीलिए ये सब बेकार की कहानियां है, जिसको मैं लेके कतई भी कोई वो नहीं मानता। और उसको लिखने में, मैं अभी बातचीत में मैं सबा नकवी का लेख भी देख रहा था कि वो बेचारी लिख रही है कि बंगाल ने बोन बीबी, यानी जिसको मुसलमान भी मानते, वो कह रही कि अब सिंक्रेटिक कल्चर गायब हो रही है। वो सिंक्रेटिक कल्चर कभी थी नहीं, जिसको गाने की कोशिश कर रही है। भाई और चारे का ही अंतर था, भाईचारा जोड़ दिया जाता था, प्लस गायब किया जाता। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि राहुल गांधी के 19 में से 18 विधायक मुसलमान असम में। तो राहुल गांधी का मैंने बल्कि बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया था कि आखिरी हिंदू भी चला गया। जब लीडर वहां से पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष गया, उसके घर बैठा रहा गौरव गोगोई या वो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसमें हिंदू नहीं रह पाएगा, ये वर्ड था। उसके बाद आप आगे जाइए, आप आते हैं बंगाल में आप 2 सीट जीतते, दोनों सीट ऊंची पैंट पहन के वो लोग दिल्ली में मिलने आते हैं, टोपी लगा के, ऊंची पैंट पहना के, उनके साथ राहुल गांधी खड़े होते। राहुल गांधी का कोई भी बयान नहीं है, और राहुल गांधी से ज्यादा राहुल गांधी को ये लग रहा है कि मुस्लिम वोट मजबूरी है और मुस्लिम वोट को चाहिए। क्योंकि मैं पूरा डाटा देख रहा था, मैं इसीलिए आज डाटा देख रहा था कि जब आप असम में माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील कर देते हैं, जब आप उनको कंटिन्यू एजुकेशन के देते हैं, और जबकि अब देश की जनता जानती है, अब वो ये फैसले को पढ़ती है, वीडी सतीशन क्या कर रहा है ये अभी जानते हैं। वीडी सतीशन या वो, अब उनको, हम लोगों को जनरल नॉलेज में नहीं पढ़ना पड़ता, जैसे हम लोग पढ़ा करते थे कि ये कौन है, अच्युतानंदन कौन है। चूंकि अब देश की जनता ऑनलाइन मौजूद है, वो जानती है कि अगर यहाँ जो ये फैसला ले रही है सरकार, ये एंटी हिंदू है या किस तरह का। बंगाल में फलता का जो फैसला है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मैं उस समय मौजूद था। हसनपुर गांव में वो महिलाएं निकलती हैं, वो महिलाएं कहती हैं कि ये हमारे पास मुस्लिम गुंडे, ये वर्ड इस्तेमाल कर रही थी, कि वो आए और उन्होंने कहा कि हम 4 तारीख के बाद तुम्हारे साथ रेप करेंगे। इसके बावजूद आपने कोई बयान सुना? कोई एक बयान? उनका जो कैंडिडेट है, जिसको 10,000 वोट मिले, वो मुस्लिम कैंडिडेट है, अब्दुल रजाक। कांग्रेस अब कंप्लीटली मुस्लिम लीग में बदल चुकी है। उसने कसम खाई है राहुल गांधी ने कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं उसको सच साबित करके दिखाऊंगा। इसीलिए ये जो मैसेज है, ये मैसेज वो ये चाहते हैं कि मैं पहले मुस्लिम जो वोटर्स हैं, जो 14% इस देश के हैं, पहले उनका नेता बन जाऊं। मेरे पास कुछ और बचा नहीं है, कांग्रेस के पास वाकई कुछ नहीं बचा। यूपी में वो जाके आप ये सोच के देखिए कांग्रेस का कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है।
कांग्रेस के 5 विधायक हैं, डीएमके उनको 7 रखे हुए इतने दिन से, और वो विधायक डीएमके के विधायक हैं, कांग्रेस के तो विधायक है नहीं, उसके दम पे तो कोई जीत नहीं सकता। वो जाके खंजर मारती है, वैसे भी देना था। देखिए मैं ये कह रहा कि अगर 2 दिन और इंतजार करते तो सारे लोग बीजेपी से बचने के लिए कि बीजेपी को रोकना है खुद ही चले जाते, और उसने खुद लिखा है, टीवीके ने दिया है, क्योंकि डीएमके ने अपने लोगों को, चूंकि उसके साथ थे ना, भाई कम्युनिस्ट तो उसी के साथ थे, उनको कहा है कि आप समर्थन कर सकते हैं, तो वो वैसे ही जाना था। लेकिन राहुल गांधी कूद के पहुंच गए। राहुल गांधी को उसकी जो राजनीतिक हैसियत है कांग्रेस की, उससे ज्यादा सीटें अखिलेश ने दी थी पिछली बार, याद कीजिए। क्यों? क्योंकि सम्मान के नाम पर जो भी, मतलब हालांकि जो रीजनल पार्टी के लीडर होते हैं वो हार्ड बार्गेनर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अखिलेश ने इसके बावजूद उनको उनकी हैसियत से ज्यादा सीटें दी, जबकि वो जानते हैं उनके एक किसी जो अध्यक्ष है उनका, जिसने प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी गाली दी, उसकी हैसियत सही मायने में जो समाजवादी पार्टी का एक जिला अध्यक्ष होगा ना, जो पार्टी का, उसके बराबर भी नहीं। इसके बावजूद उसने दी। अभी वो क्या करने पहुंच गए, वो ममता बनर्जी के उनके मायावती के दरवाजे पहुंच गए, जाके अपना उन्हें भगा दिया। खैर उसने तो सुनी नहीं, भगा दिया, वो अपनी दुनिया में है। तो आप ये समझिए कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये किसको मैसेज एड्रेस करना चाह रहे। बस इनके पास एक क्लियर है कि मुस्लिम हमको देगा, हम उसकी मजबूरी है, और उस मुस्लिम वोट पे ये बार्गेन करने की स्थिति में है, बस ये कारण है। तो ये मैसेज उन्हीं को देना चाहते। सर आपकी अनुमति से ना इसमें, क्योंकि आपने एक बात कही थी तो बस एक पंक्ति इसमें ऐड कर दूं। ये एक सर जो आप बात कर रहे थे ना वो डेड इकोनॉमी वाली, कि भारत जब इस दुनिया की, विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी है, उस समय आप डेड इकोनॉमी कह रहे हो। आपको याद होगा सर, ऑपरेशन सिंदूर में भी जब पूरा विश्व भारतीय सेना के पराक्रम की बात कर रहा था तो ये पूछ रहे थे कि हमारे कितने जेट्स गिर गए। तो एक बात है सर, मैंने देखा है कि ये इनके मानसिक जो इनकी परिस्थिति है, इसको समझने के लिए जरूरी है कि सर जब वंशवादी लोग लंबे समय तक बाहर रह जाते हैं ना, तो उनकी जो, मतलब सत्ता से बाहर रह जाते हैं, तो उनकी जो दुख दर्द और पीड़ा होती है ना सर, उसके साथ क्या होता है सर कि वो अत्यंत निराशा में बदलने की वजह से वो एक मानसिक बीमारी बन जाती है सर। मैं क्यों बीमारी कह रहा हूं सर, कि सोचिए एक ऐसा कैसा वो व्यक्ति होगा कि जिसे ऐसा लगता है कि देश बर्बाद होगा तो मैं आबाद होऊंगा। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात को, कि एक आप किसी देश के व्यक्ति हो और उस देश में आपकी सोच ये है कि ये देश बर्बाद हो जाएगा तो मैं आबाद हो जाऊंगा। तो ये जब मानसिक परिस्थिति हो सकती है सर, तो मतलब इसको बीमारी से ज्यादा और क्या कहा जा सकता है सर? नहीं, वो एक्चुअल में इस देश की जनता को नासमझ मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, कि जैसे वो समझाना चाहेंगे लोग वैसे समझ जाएंगे, और मोदी को वो एक असफल, नाकाम प्रधानमंत्री साबित करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका भी, और एकलव्य आपका भी। आप दोनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्रणाम सर। नमस्कार।